जय हिंद बच्चों। विज्ञान पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 7 का चैप्टर 5 लेकर के आया हूं। इस चैप्टर का नाम है एसिड्स, बेस एंड साल्ट्स। तो बच्चों, इस चैप्टर को समझने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस भी कर लें, जिससे मेरे आने वाले हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर आता रहेगा। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। वी यूज इन आवर डेली लाइफ अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस सच एज लेमन, टैमराइंड, कॉमन साल्ट, शुगर एंड विनेगर। तो बच्चों, हम अपने दैनिक जीवन में देखा जाए तो बहुत सारी संख्या में पदार्थों का उपयोग करते हैं। कई अलग अलग प्रकार के पदार्थों का उपयोग करते हैं हम अपने दैनिक जीवन में, जैसे कि लेमन है, इमली है, साधारण नमक है, शक्कर है और सिरका है। डू दे हैव द सेम टेस्ट? क्या बच्चों इनका जो स्वाद होता है क्या वो एक जैसा होता है, समान स्वाद होता है इनका? लेट अस रिकॉल टेस्ट ऑफ सम एडिबल सब्सटेंसेस लिस्टेड इन टेबल 5.1। तो बच्चों, यहाँ टेबल जो दी गई है अभी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये दी गई है टेबल 5.1। देखिए, यहाँ पर कई सारे सब्सटेंसेस दिए गए हैं। लेमन जूस है, ऑरेंज जूस है, विनेगर है, कर्ड है, टेमराइंड है जिसे इमली बोला जाता है बच्चों, शुगर है, कॉमन साल्ट है, आंवला है, बेकिंग सोडा, ग्रेप्स, अनरिप मैंगोज, कच्चे आम और कोकुम्बर। तो यहाँ पर टेबल 5.1 यानी सारणी 5.1 में कुछ खाने वाले पदार्थों की सूची दी गई है। तो आपको क्या करना है, इनका टेस्ट, इनका स्वाद को स्मरण करिए कि इनका स्वाद होता कैसा है। If you have not tasted any of these substances, taste it now and enter the result in table 5.1। अगर आपने इस टेबल 5.1 में किसी ऐसे सब्सटेंसेस को पढ़ा है जिसका स्वाद आपने कभी नहीं लिया है तो उसका स्वाद जरूर लें और उस स्वाद के आधार पर आप अपना जो भी रिजल्ट आपको मिलता है उसे इस टेबल में फिल करें, नोट डाउन करें। जैसे लेमन जूस का स्वाद आपको अगर खट्टा लगता है, सोर लगता है, तो आप यहाँ पर सोर लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको दूसरे सब्सटेंसेस का स्वाद का मालूम करना है और उनका स्वाद यहाँ पर लिखना है कि वो सोर है या बिटर है या एनी अदर उसका टेस्ट आपको महसूस होता है। बढ़ते हैं बच्चों आगे। You find that some of these substances taste sour, some taste bitter, some taste sweet and some taste salty। तो बच्चों, आप जब ये टेबल फिल करेंगे तो आपको कुछ ऐसे पदार्थों का पता चलेगा कि उनका स्वाद आपको खट्टा लगेगा, सोर लगेगा। कुछ का आपको टेस्ट जो स्वाद है वो कड़वा लगेगा, कुछ का स्वाद आपको मीठा भी लग सकता है और कुछ का स्वाद आपको नमकीन भी लग सकता है। तो जरूर इस टेबल को फिल करें। बढ़ते बच्चों, सेक्शन आते हैं हम 5.1 पर। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा और इसका टॉपिक है एसिड्स एंड बेस, अम्ल और क्षार। ये क्या होते हैं इसके बारे में अब हम जानकारी लेते हैं। कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड विनेगर टेस्ट सोर। बच्चों, जो दही होता है, लेमन जूस होता है, ऑरेंज जूस होता है और जो विनेगर होता है इसका स्वाद बच्चों कैसा होता है, खट्टा होता है। दीज सब्सटेंसेज टेस्ट सोर बिकॉज दे कंटेन एसिड्स। बच्चों, ये जो पदार्थ होते हैं इनका स्वाद खट्टा होता है क्योंकि इनमें अम्ल पाया जाता है बच्चों। द केमिकल नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेज इज एसिडिक। और इस प्रकार के पदार्थों का जो रासायनिक प्रकृति होती है बच्चों, जो केमिकल नेचर होता है वो एसिडिक होता है यानी कि अम्लीय होता है। द वर्ड एसिड comes from the Latin word acer which means sure। बच्चों, ये जो शब्द है एसिड जिसे अभी हम पढ़ रहे हैं, तो ये बच्चों ये शब्द आया लैटिन भाषा के वर्ड से। ये लैटिन भाषा के वर्ड से मिलकर के बना हुआ है और वो वर्ड है आपका एसियर। इससे ही इसकी उत्पत्ति हुई है इस शब्द की, एसिड की। तो लैटिन भाषा में ये जो शब्द है एसिड, इसका मतलब होता है सोर। सोर माने यानी खट्टा। The acids in these substances are natural acids। ये जो पदार्थ हैं इनमें जो एसिड्स पाई जाती है वो एक तरीके से नेचुरल एसिड्स है यानी प्राकृतिक अम्ल है। What about बेकिंग सोडा? अब बच्चों आप बताइए बेकिंग सोडा के बारे में आप क्या कहेंगे। Does it also taste sour? क्या इसका स्वाद भी खट्टा होता है? If not, what is its taste? तो बच्चों, अगर इसका स्वाद खट्टा नहीं होता है तो इसका स्वाद कैसा होता है? Since it does not taste sour, it means that it has no acids in it। अगर बच्चों इसका स्वाद खट्टा नहीं है तो इसका मतलब ये साफ हो जाता है कि कहीं ना कहीं इसमें अम्ल नहीं है।
इट इज बिटर इन टेस्ट, बच्चों इसका स्वाद कड़वा होता है, इसका स्वाद जब हम लेते हैं तो ये स्वाद हमें कड़वा महसूस होता है। इफ यू रब इट्स सॉल्यूशन बिटवीन फिंगर्स, अगर आप इसके सॉल्यूशन को, विलेन को अपनी उंगलियों के बीच में रगड़ेंगे, इट फील्स सोपी, तो आपको साबुन जैसा चिकनाहट महसूस होगा। जनरली सब्सटेंसेस like these which are bitter in taste and feel soapy on touching are known as bases। तो बच्चों सामान्य रूप से देखा जाए तो ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कैसा हो, कड़वा हो, और उन्हें छूने पर हमें साबुन जैसा महसूस हो, तो इस प्रकार के सब्सटेंसेस को क्या बोला जाता है बच्चों? बेसेस बोला जाता है। द नेचर ऑफ सब सब्सटेंसेस इज सेड टू बी बेसिक, इस प्रकार के जो पदार्थ होते हैं उनका जो नेचर होता है, जो प्रकृति होती है बच्चों, रासायनिक प्रकृति जो होती है वो बेसिक होती है, यानी क्षारीय होती है। बढ़ते हैं बच्चों आगे। इफ वी कैन नॉट टेस्ट एवरी सब्सटेंस हाउ डू वी फाइंड इट्स नेचर, अगर हम सभी पदार्थों का स्वाद नहीं चख सकते बच्चों, तो फिर हम ये कैसे पता लगाएं कि वो पदार्थ एसिड है या बेस है, उसकी प्रकृति क्या है, उसका नेचर क्या है। स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंसेस आर यूज्ड टू टेस्ट वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक, तो बच्चों कुछ विशेष प्रकार के पदार्थ होते हैं जिनका उपयोग पदार्थों में ये पता लगाने के लिए किया जाता है कि वो एसिडिक है या बेसिक है, वो अम्लीय है या क्षारीय है, तो कुछ स्पेशल प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है। और दीज सब्सटेंसेस आर नोन एज इंडिकेटर्स, तो इस प्रकार के सब्सटेंसेस को या पदार्थों को हम किस नाम से जानते हैं? इंडिकेटर यानी कि सूचक के नाम से हम जानते हैं। The indicators change their color when added to a solution containing an acidic and basic substance। जब इन इंडिकेटर्स को किसी अम्लीय विलयन में या किसी क्षारीय विलयन में, या क्षारीय जो पदार्थ होता है या जो अम्लीय पदार्थ होता है, ठीक है, उसके विलयन में जब इनको ऐड किया जाता है तो इनका कलर जो होता है इंडिकेटर्स का वो चेंज हो जाता है बच्चों। टर्मरिक, लिटमस, चाइना रोज पेटल्स, जिसे गुड़हल भी बोला जाता है, ETC आर सम ऑफ द नेचुरली ओकरिंग इंडिकेटर्स। तो बच्चों जैसे हल्दी है, लिटमस है, चाइना रोज पेटल है, जैसे गुड़हल की पंखुड़ियां हैं, ये कुछ बच्चों कुछ प्राकृतिक सूचक हैं जो प्रकृति में हमारे आसपास पाए जाते हैं। इनको हम बच्चों इंडिकेटर्स के रूप में यूज कर सकते हैं, सूचक के रूप में हम इनको यूज कर सकते हैं। बढ़ते हैं बच्चों आगे। अब यहाँ पर कुछ एक इन्फॉर्मेशन है जो आपको याद होनी चाहिए, मालूम होनी चाहिए। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? अब यहाँ पर कुछ एसिड्स के नाम दिए गए हैं बच्चों, जैसे एसिटिक एसिड है, ये कहाँ पाया जाता है? ये बच्चों पाया जाता है विनेगर में, सिरके में। नेक्स्ट है फॉर्मिक एसिड, ये पाया जाता है बच्चों आंट्स स्टिंग में, ये जो चींटी होती है उसके डंक में पाई जाती है फॉर्मिक एसिड। सिट्रिक एसिड, सिट्रस फ्रूट्स सच एज ऑरेंज, लेमन, ETC, ये जो सिट्रिक एसिड होता है बच्चों, ये सिट्रस जो फ्रूट होते हैं, फल होते हैं, जैसे कि संतरा है, नींबू है, उनमें ये अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल जो है वो स्टूडेंट्स कर्ड यानी दही में पाया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड जो पाया जाता है वो स्पिनच यानी कि पालक में पाया जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड, जिसे हम विटामिन C भी कह सकते हैं, ये पाया जाता है स्टूडेंट्स आंवला में और सिट्रस फ्रूट्स में। सिट्रस फ्रूट्स हम जानते हैं कौन कौन से होते हैं, ऑरेंज है, लेमन है, इस तरीके से। नेक्स्ट है टार्ट्रिक एसिड बच्चों, ये टार्ट्रिक एसिड जो होता है वो टेमेराइंड, ग्रेप्स और अनरिप मैंगोज में पाया जाता है, यानी कि इमली है, आपके अंगूर हैं, और जो कच्चे आम होते हैं उनमें ये एसिड पाई जाती है। टार्ट्रिक एसिड इन चीज़ों में पाई जाती है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, ऑल द एसिड्स मेंशन्ड अबव ओकर इन नेचर, ये जो जितनी भी है जो ऊपर बताई गई जो एसिड्स हैं ये प्रकृति में पाई जाती हैं बच्चों, ये प्राकृतिक रूप से पाई जाती हैं। नेक्स्ट है कुछ बेसिस की चर्चा कर लेते हैं अब हम यहाँ पर, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये बच्चों ये पाया जाता है लाइम वाटर यानी कि चूने के पानी में पाया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये पाया जाता है स्टूडेंट्स विंडो क्लीनर, ये जो कांच की खिड़कियाँ जो साफ की जाती हैं तो सॉल्यूशन में ये पाया जाता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये स्टूडेंट ये सोप यानी साबुन में पाया जाता है, ये क्षार। नेक्स्ट है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में पाया जाता है बच्चों, ये भी एक प्रकार का क्षार है, बेस है आपका। तो आते हैं बच्चों हम अगले सेक्शन पर। सेक्शन हमारा 5.2 नेचुरल इंडिकेटर्स अराउंड अस। तो बच्चों ये जो जानकारी अभी मैंने आपको दी है, डू यू नो, इन एसिड्स की जानकारी जरूर आप याद रखें, ये आपको आने वाली क्लासेस में भी आपको हेल्प करेंगी, तो ये आपके जनरल नॉलेज के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, इसको जरूर याद रखें। तो बच्चों अगला सेक्शन अब हमारा आ गया 5.2 नेचुरल इंडिकेटर्स अराउंड अस। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा लिटमस, अ नेचुरल डाई। लिटमस एक प्राकृतिक
रंजक है एक तरीके का। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड नेचुरल इंडिकेटर इज लिटमस। तो देखा जाए तो जो सामान्य रूप से जो जनरल एक तरीके से देखा जाए तो सामान्य रूप से जो प्राकृतिक इंडिकेटर है या सूचक है जो यूज किया जाता है एसिड और बेस का पता लगाने के लिए, तो वो है हमारा इंडिकेटर, एक नेचुरल इंडिकेटर, उसे बोला जाता है लिटमस। इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन्स। इसको क्या किया जाता है, निष्कासित किया जाता है, इसको लाइकेन से निष्कासित किया जाता है स्टूडेंट्स। और आप चाहें तो इसका फिगर भी देख सकते हैं, इसका चित्र भी देखिए, ये होता है लाइकेन। ये जो चित्र दिख रहा है ये एक तरीके का पौधा जैसा दिख रहा है छोटा सा, तो ये बच्चों ये लाइकेन है। इट हैज अ मॉब पर्पल कलर इन डिस्टिल्ड वाटर। आसुत जल में इसका जो रंग होता है स्टूडेंट्स वो पर्पल होता है यानी बैंगनी होता है। When added to an acidic solution, जब इसको किसी अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है, इट टर्न्स रेड, तो ये लाल हो जाता है बच्चों। एंड व्हेन एडेड टू अ बेसिक सॉल्यूशन, और जब इसे किसी क्षारीय विलयन में मिलाया जाता है, इट टर्न्स ब्लू, तो ये ब्लू रंग में कन्वर्ट हो जाता है, नीले रंग में बदल जाता है। इट इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ अ सॉल्यूशन, ये विलयन के रूप में भी उपलब्ध है बच्चों, और इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप ऑफ पेपर, और कागज की पट्टियों के रूप में भी ये उपलब्ध होता है। नोन एज लिटमस पेपर, जिसे लिटमस पेपर के नाम से जाना जाता है। जनरली इट इज अवेलेबल एज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। जनरली देखा जाए तो सामान्य रूप से ये लाल और नीले लिटमस पेपर के रूप में हमें उपलब्ध होता है। तो देख लीजिए यहाँ पर लाल और नीला जो लिटमस पेपर है वो इस तरीके से दिखाई देता है, ठीक है। जो फर्स्ट फिगर है उसमें लाइकेन का पौधा दिखाया गया है, और दूसरा जो फिगर आप यहाँ पर देख रहे हैं ये रेड कलर की और ब्लू कलर की जो स्ट्रिप है, ये रेड और ब्लू लिटमस पेपर की स्ट्रिप है बच्चों। बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। अब हम पढ़ते हैं एक्टिविटी 5.1, इसे भी जान लेते हैं इस एक्टिविटी में क्या है बच्चों। फर्स्ट पॉइंट है कि मिक्स सम वाटर विथ लेमन जूस इन अ प्लास्टिक कप, टम्बलर एंड टेस्ट ट्यूब। तो बच्चों हम क्या करते हैं, लेमन जूस, थोड़ा सा हम लेमन जूस ले लेते हैं और उसमें क्या करते हैं हम थोड़े से पानी में मिक्स कर देते हैं उसको, ठीक है, लेमन जूस। और ये जो लेमन जूस है, जो पानी का जो मिक्सचर है, इसको हम या तो किसी प्लास्टिक कप में ले लें या किसी गिलास में ले लें या किसी टेस्ट ट्यूब में ले लें। Put a drop of the above solution on a strip of the red litmus paper with the help of dropper। अब आप ड्रॉपर की सहायता से कुछ बूंदें आप लीजिए इस सॉल्यूशन की, और उसको किसके ऊपर गिराना है हमें बच्चों, जो रेड लिटमस पेपर होता है, रेड लिटमस पेपर की जो पट्टी है उसके ऊपर कुछ बूंदें आपको गिरानी है। रिपीट द सेम एक्सरसाइज विथ द ब्लू लिटमस पेपर। अब इसी एक्सरसाइज को, इसी अभ्यास को हमें दोहराना है ब्लू लिटमस पेपर का यूज करते हुए। नोट डाउन इफ देयर इज एनी चेंज इन कलर। अगर उनके रंग में कोई परिवर्तन होता है, रेड लिटमस पेपर, लाल जो लिटमस पत्र है या नीला लिटमस पत्र जो है, अगर उसके कलर में कोई चेंज होता है तो उसको जरूर आप नोट डाउन करें। नेक्स्ट है परफॉर्म द सेम एक्टिविटी विथ द फॉलोइंग सब्सटेंस। अब आप इसी एक्टिविटी को क्या करना है, इसी क्रियाकलाप को आपको दोहराना है और कुछ नए पदार्थों के साथ दोहराना है। जैसे कि यहाँ पर कुछ दिए गए पदार्थ, आप भी इसका टेस्ट कर सकते हैं, जैसे टैप वाटर है, नलके का पानी है, डिटर्जेंट सॉल्यूशन है आप, ठीक है ना, अपमार्जक का जो विलयन होता है, ठीक है ना, एरेटेड ड्रिंक है, जैसे वातित जो आप ड्रिंक पीते हैं, ठीक है, सोप सॉल्यूशन है, साबुन का विलयन है, शैम्पू है, कॉमन साल्ट सॉल्यूशन है, साधारण नमक का विलयन यूज कर सकते हैं, शुगर सॉल्यूशन है, शक्कर का विलयन यूज कर सकते हैं, विनेगर है, सिरका यूज कर सकते हैं, बेकिंग सोडा है, खाने के सोडा का सॉल्यूशन तैयार कर सकते हैं आप, उस पर टेस्ट कर सकते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज कर सकते हैं, वाशिंग सोडा सॉल्यूशन है, जो धावन सोडा का विलयन होता है उसका यूज कर सकते हैं आप, लाइम वाटर यानी चूने का पानी का भी उपयोग कर सकते हैं। तो ये जो कुछ सब्सटेंस दिए गए, पदार्थ दिए गए हैं, इन पदार्थों को आप क्या कर सकते हैं, रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर टेस्ट करके देख सकते हैं। अगर कलर में कोई चेंज आता है तो उसको जरूर नोट डाउन करें आप। इफ पॉसिबल मेक सॉल्यूशन इन डिस्टिल्ड वाटर। अगर संभव हो सके तो इन सभी को आपको क्या करना है, इन सभी पदार्थों का जो सॉल्यूशन है वो आसुत जल में जरूर तैयार करें आप। रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशन एज इन टेबल 5.2। अब आप जो ऑब्जर्वेशन प्राप्त करते हैं जब आप इन पदार्थों का टेस्ट लगाते हैं रेड लिटमस पेपर पर और ब्लू लिटमस पेपर पर, जब आप इसका टेस्ट लगाएंगे तो आप जो ऑब्जर्वेशन प्राप्त करते हैं, जो प्रेक्षण प्राप्त करते हैं, उसको रिकॉर्ड के तौर पर आपको क्या करना है, टेबल 5.2 में आपको नोट डाउन करना है। यहाँ पर देख सकते हैं हम टेबल 5.2 दी गई है, यहाँ पर आप सीरियल नंबर लिख सकते हैं, टेस्ट सॉल्यूशन है, यहाँ पर आप कोई भी सॉल्यूशन जो आप ले रहे हैं उसका नाम लिख सकते हैं। इफेक्ट ऑन रेड लिटमस पेपर के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, ठीक है ना, इफेक्ट ऑन ब्लू लिटमस पेपर उसका क्या इफेक्ट होता है, क्या कलर चेंज होता है, कैसा कलर चेंज होता है,
ठीक है। इन्फरनेंस क्या निष्कर्ष निकलता है आप वो बता सकते हैं। बढ़ते हैं यहाँ पर हमारे अगले पैराग्राफ पर। इन योर टेबल आर देयर एनी सब्सटेंसेस ऑन विच लिटमस हैड नो इफेक्ट। क्या आपने इस टेबल को जब आप इस वर्क को जब आप करेंगे, इस एक्टिविटी को जब आप करेंगे, तो आप पाएंगे कोई ऐसा सब्सटेंस आपको मिलेगा कि जिसका ना तो रेड लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव पड़ता है और ना ही ब्लू लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव पड़ता है। नेम दो सब्सटेंस, इस प्रकार के जो पदार्थ हैं उनका नाम क्या है, वो कौन से पदार्थ है, कौन से सब्सटेंसेस हैं जो ब्लू लिटमस पेपर पर और रेड लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ते हैं। The solution which do not change the color of either red or blue litmus are known as neutral solution। तो बच्चों ऐसे विलेन जो ना तो रेड लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव दिखाते हैं, ना उनका कलर चेंज करते हैं, ना ब्लू लिटमस पेपर का कलर चेंज होता है जब उन पर ये सॉल्यूशन डाला जाता है, तो इस प्रकार के सॉल्यूशन को हम न्यूट्रल सॉल्यूशन बोलते हैं, उदासीन विलेन बोलते हैं बच्चों इनको। These substances are neither acidic और नॉर बेसिक। इस प्रकार के जो सब्सटेंसेस होते हैं या जो पदार्थ होते हैं वो ना तो अम्लीय होते हैं और ना ही बच्चों क्षारीय होते हैं। आते बच्चों अगले सेक्शन पर। अगला सेक्शन हमारा यहाँ पर टर्मरिक इज एनोदर नेचुरल इंडिकेटर। बच्चों जो टर्मरिक है वो भी हमारा एक दूसरा एक प्राकृतिक सूचक है बच्चों, इसका भी उपयोग हम कर सकते हैं एसिड और बेस का पता लगाने के लिए। तो बढ़ते हैं बच्चों आगे। एक्टिविटी 5.2 है यहाँ पर। टेक अ टेबल स्पून फुल ऑफ टर्मरिक पाउडर। आपको क्या करना है, एक चम्मच भर के जो हल्दी का पाउडर है वो ले लेना है। एड अ लिटिल वाटर एंड मेक अ पेस्ट। आपको क्या करना है, थोड़ा सा पानी लीजिए और उसका पेस्ट तैयार कर लीजिए। मेक टर्मरिक पेपर बाय डिपॉजिटिंग टर्मरिक पेस्ट ऑन ब्लॉटिंग पेपर, फिल्टर पेपर एंड ड्राइंग इट। अब आपको क्या करना है बच्चों की जो पेस्ट आपने तैयार किया हल्दी का, उस पेस्ट को लेना है और उसको ब्लॉटिंग पेपर के ऊपर या फिल्टर पेपर के ऊपर, ठीक है, उसको रखना है और पूरे तरीके से उसको आपको क्या कर देना है, फैला देना है। आपको क्या करना है, आपको हल्दी का पेपर पूरा तैयार करना है, उसके ऊपर पूरी तरह फैला दीजिए उसके ऊपर। कट थिन स्ट्रिप्स फॉर द येलो पेपर ऑब्टेन्ड। अब आपको क्या होगा, जब ये अब आपको इसको सुखा लेना है। सुखाने के बाद ये जो पूरा पेपर जब सूख जाएगा तो इसको पतली पतली कागज की पट्टियों के रूप में, येलो यानी पीले रंग की पट्टियों के रूप में इसको काट लेना है। तो इस प्रकार आपके पास पीले रंग की हल्दी की पट्टियां आ जाएंगी आपके पास। पुट अ ड्रॉप ऑफ सोप सॉल्यूशन ऑन द स्ट्रिप ऑफ टर्मरिक पेपर। अब आप इस टर्मरिक पेपर के ऊपर, इस हल्दी के पेपर के ऊपर, पट्टी के ऊपर, इस हल्दी की जो पेपर की जो पट्टी है इसके ऊपर आपको क्या करना है, साबुन के जो विलेन है उसको, उसकी कुछ बूंदें आपको गिरानी है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व। आप क्या प्रेक्षण प्राप्त करते हैं, आपको क्या प्रेक्षण मिलता है, आप अपने देखिए। तो अगले पेज पर बढ़ने से पहले आइए हम यहाँ बॉक्स में एक जो इन्फॉर्मेशन है वो हम आपसे शेयर करना चाहेंगे। टू प्रिपेयर लाइम वाटर। अगर आप चूने का पानी तैयार करना चाहते हैं तो उसका प्रोसीजर मैं आपको बता देता हूँ। टेक सम वाटर इन टम्बलर। आपको गिलास में थोड़ा सा पानी ले लेना बच्चों। एंड एड सम लाइम। उसमें आपको क्या करना, थोड़ा सा चूना डाल देना है इनटू इट। स्टेयर द सॉल्यूशन। अब आपको क्या करना है, उसको अच्छे से हिलाना है, उस मिक्सचर को अच्छे से आपको हिलाना है, ठीक है, विलोडित करना है ये सारी चीजें उसमें जो आपने चूना डाला उसके अंदर। एंड कीप इट फॉर सम टाइम। उसको थोड़ी देर के लिए, और इसको थोड़ी देर के लिए आपको छोड़ देना है। पोर अ लिटिल फ्रॉम द टॉप। अब आपको क्या करना है, जब आप इस सॉल्यूशन को छोड़ देंगे तो इसके ऊपर से, गिलास के ऊपर से आपको क्या करना है, थोड़ा सा पानी जो ऊपर आपको दिखाई दे रहा है उस पानी को आपको निथार लेना है किसी दूसरे बर्तन में। दिस इज लाइम वाटर। यही आपका क्या है बच्चों, चूने का पानी है। तो बढ़ते हैं बच्चों अगले पेज की ओर। अब देखिए बच्चों यहाँ पर एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है जो आप घर पर जरूर करें तो और आपको बहुत अच्छा लगेगा और मजा भी आएगा इस एक्टिविटी को करने में। यू कैन प्रिपेयर अ ग्रीटिंग कार्ड फॉर योर मदर ऑन हर बर्थडे। आप चाहें तो अपनी माँ को, अपनी मामा को उनके जन्मदिन पर एक बधाई पत्र तैयार करके दे सकते हैं और इसके लिए आपको कोई खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा। आप स्वयं घर पर एक अच्छा बधाई पत्र बना सकते हैं। अप्लाई टर्मरिक पेस्ट ऑन अ शीट ऑफ प्लेन व्हाइट पेपर। आपको क्या करना है, जो टर्मरिक का जो हल्दी का जो पेस्ट होता है उसको एक एक व्हाइट जो पेपर होता है, जो सफेद कागज होता है, एक प्लेन सफेद कागज होता है, उस शीट पर फैला देना है अच्छे से। एंड ड्राइट, और उसको सुखा लेना है जैसे चित्र में आपको दिखाई दे रहा है। ड्रॉ अ ब्यूटीफुल फ्लावर विथ सोप सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ कॉटन बड। अब आपको क्या करना है कि सोप सॉल्यूशन तैयार करना है, साबुन का एक घोल तैयार कर लें, एक विलेन तैयार कर लें और उसमें रुई की फाहे से क्या करना है, आपको एक सुंदर सा फूल बनाइए। देखो चित्र में दिखाई दे रहा है यहाँ पर जो एक महिला है वो किस तरीके से
जो आपका जो टर्मरिक पेपर है उसके ऊपर किस तरीके से सुंदर सा फूल तैयार कर रही है। और देखिए यहाँ पर लिखा भी है, ये टर्मरिक पेस्ट है आपका बीकर में, और यहाँ देखिए जो बाउल है, कटोरी है, उसमें सोप सॉल्यूशन है। तो यू विल गेट अ ब्यूटीफुल ग्रीटिंग कार्ड। तो बच्चों आपको एक सुंदर सा बधाई पत्र प्राप्त हो जाएगा। तो जरूर इस एक्टिविटी को करें। और कौन है जो इस एक्टिविटी को कर रहा है, तो जरूर मुझे अपने कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बताना कि आपने इस एक्टिविटी को किया है या नहीं किया है। सिमिलरली टेस्ट द सॉल्यूशन लिस्टेड इन टेबल 5.3। अब आप यहाँ पर क्या बात है, देखिए यहाँ पर अभी हमें क्या बोला था कि जो हल्दी की जो स्ट्रिप थी, हल्दी पेपर की, यानी कि जो हल्दी के पेपर की जो स्ट्रिप थी वो हमने काट ली हैं। काटने के बाद सिमिलरली टेस्ट द सॉल्यूशन लिस्टेड इन टेबल 5.3। अब आपको करना है, यहाँ पर टेबल 5.3 यहाँ पर दिए गए, यहाँ पर कुछ सॉल्यूशन दिए गए हैं और उस सॉल्यूशन का अब इफेक्ट देखना है, इफेक्ट ऑन टर्मरिक सॉल्यूशन। ठीक है, टर्मरिक सॉल्यूशन पर अब उसका क्या इफेक्ट होता है, लेमन जूस का, ऑरेंज जूस का, विनेगर का, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का, बेकिंग सोडा का, लाइम वाटर का, या शुगर का, या कॉमन साल्ट का, क्या क्या उस पर इफेक्ट पड़ता है। और आप अपने रिमार्क भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप जो भी आपको ऑब्जर्वेशन मिलते हैं उसको टेबल 5.3 में आपको लिखना है एंड नोट डाउन योर ऑब्जर्वेशन। ठीक है, आप जो भी ऑब्जर्वेशन प्राप्त करें बच्चों उसको टेबल 5.3 में लिखें। यहाँ पर अभी मैंने आपको टेबल दिखाई है। यू मे ट्राई सॉल्यूशन ऑफ अदर सब्सटेंसेस आल्सो। आप चाहें तो ये जो सब्सटेंसेस दिए गए हैं, यहाँ पर आपके 8 सब्सटेंसेस दिए गए, पदार्थ दिए गए, इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि कुछ और नए पदार्थों का टेस्ट लगाना है, जैसे शैम्पू है, शैम्पू का है, ठीक है, शैम्पू का सॉल्यूशन है, उसका अगर आपको टेस्ट लगाना है तो उसका भी टेस्ट लगा करके आप देख सकते हैं। तो कुछ और नए पदार्थ भी आप जोड़ सकते हैं इस टेबल में। अब आते हैं बच्चों हम अगले सेक्शन पर। सेक्शन है हमारा अगला, चाइना रोज एज इंडिकेटर। हमारा जो चाइना रोज होता है, जिसे हम गुड़हल भी कहते हैं, ये भी एक हमारा क्या होता है, सूचक होता है। इसके द्वारा भी हम एसिड और बेस का भी हम पता लगा सकते हैं। तो चलिए इसके लिए हम एक्टिविटी पढ़ते हैं 5.3। कलेक्ट सम चाइना रोज गुड़हल पेटल्स एंड प्लेस देम इन अ बीकर। बच्चों जो चाइना रोज होता है, जिसे गुड़हल हम के नाम से हम जानते हैं, तो गुड़हल जो पौधा होता है उसका फूल आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये चित्र में दिखाई दे रहा है, इस तरीके का फूल होता है। तो इसकी हमें क्या करना है, पंखुड़ियां तोड़ लेनी है, पंखुड़ियां तोड़ लें और उसको एक बीकर में आप रख लें। एड सम, बढ़ते आगे, एड सम वार्म वाटर। अब आप क्या करें, थोड़ा सा गर्म पानी लें, इसको बीकर में रख लें, इन पंखुड़ियों को, गुड़हल की का जो पौधा होता है उसके फूल की पंखुड़ियां आप तोड़ लें और उसको एक बीकर में रख लें और उसमें थोड़ा सा गर्म पानी डाल दें। कीप द मिक्सचर फॉर सम टाइम टिल वाटर बिकम कलर्ड। और इसको थोड़ी देर के लिए आपको ऐसे ही रखा छोड़ देना है बीकर को, और ये देखना है कि इसका जो कलर है, वाटर कलर है, जब तक चेंज ना हो जाए। यूज द कलर्ड वाटर एज एन इंडिकेटर। अब ये जो पानी, जो कलरफुल जो वाटर आपको प्राप्त हुआ है, ये हमारा बन चुका है बच्चों इंडिकेटर, एक सूचक बन चुका है। एड 5 ड्रॉप्स ऑफ द इंडिकेटर टू ईच ऑफ द सॉल्यूशन गिवन इन टेबल 5.4। अब बच्चों यहाँ देख लीजिए, यह टेबल हमारी 5.4, ठीक है। इसमें कुछ सॉल्यूशन दिए गए, जैसे शैम्पू है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है, ये तनु विलेन है, लेमन जूस है, सोडा वाटर है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्यूशन है, विनेगर है, शुगर सॉल्यूशन है, कॉमन साल्ट सॉल्यूशन है। अब इन सॉल्यूशन में आपको क्या करना है बच्चों, अब आपको देखना है कि इसमें 5 बूंदें किसकी डालनी है आपको, इस गुड़हल के फूल की जो पत्तियों से जो हमें रंग प्राप्त हुआ है, गर्म पानी डालने पर जो रंग प्राप्त हुआ वो हमारा इंडिकेटर बन चुका है। अब उस इंडिकेटर की 5 बूंदें हमें इनके सॉल्यूशन में डालनी है, जो हमें टेबल 5.4 में दी गई हैं। तो पहले कैसा कलर था, बाद में फिर कैसा कलर हो गया, इनिशियल कलर, प्रारंभिक रंग कैसा था, फाइनल कलर, अंतिम रंग कैसा हो गया, तो ये आपको यहाँ पर फिल करना है। बढ़ते बच्चों आगे, यहाँ पर देखिए अब पहेली क्या है, पहेली ब्राउट द फॉलोइंग पहेली रिडल फॉर यू। तो बच्चों यहाँ पर पहेली आपके लिए एक पहेली लेकर के आई है, ठीक है, एक समस्या लेकर के आई है आपके लिए। तो पढ़ते हैं ये समस्या आखिर है क्या। कॉफी इज ब्राउन एंड बिटर इन टेस्ट। तो यहाँ पर पहेली बता रही है कि जो कॉफी है, कॉफी का रंग है भूरा और स्वाद है कड़वा। इज इट एन एसिड और अ बेस। अम्ल है यह या है क्षार। डोंट गिव द आंसर विदाउट एनी टेस्ट, यू आर इन द डार्क विथ इट्स टेस्ट। तो प्रश्न बड़ा ही है दुश्वार, स्वाद के कारण से अनजान, बिना परीक्षण होना ज्ञान। तो बढ़ते हैं बच्चों आगे। अब आते हैं बच्चों एक्टिविटी 5.4 पर। 5.4 में अब हम देखते हैं क्या है बच्चों। द टीचर इज रिक्वेस्टेड टू गेट द डाइल्यूट सॉल्यूशन
ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स फ्रॉम हिज हर स्कूल लेबोरेटरी और फ्रॉम अ नियर बाय स्कूल। तो बच्चों ये टीचर से, अध्यापक से ये आग्रह किया जा रहा है कि कुछ जो डाइल्यूट सॉल्यूशन यानी कुछ तनु जो विलयन है, कुछ केमिकल से रसायन है, इनको आप या तो अपने स्कूल से प्रोवाइड करवाइए या किसी दूसरे स्कूल से आप लेकर के इस एक्टिविटी को करें। देखते हैं कौन कौन से सॉल्यूशन है जो हमें बच्चों होने चाहिए हमारे इस प्रयोग को करने के लिए। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है, जिसे हम लाइम वाटर भी कहते हैं। तो अभी आप यहाँ पर टेबल 5.5 देख लीजिए, यहाँ पर नेम दिए गए हैं, सीरियल नंबर है, नेम है एसिड्स के, जैसे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर, लिटमस पेपर पर इसका क्या इफेक्ट होता है। इफेक्ट ऑन टर्मरिक पेपर, टर्मरिक पेपर पर क्या इसका इफेक्ट होता है, क्या प्रभाव होता है। इफेक्ट ऑन चाइना रोज सॉल्यूशन, चाइना रोज का जो सॉल्यूशन है विलयन उस पर इसका क्या इफेक्ट होता है इस एसिड का। तो अब हम बढ़ते हैं आगे, क्या दिया गया है। तो उस सेक्शन को पढ़ने से पहले आइए हम यहाँ पर एक ब्रैकेट का ये जो इन्फॉर्मेशन है ये हम आपसे शेयर करते हैं, ये भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। आर यू फैमिलियर विथ द टर्म एसिड रेन। क्या बच्चों आप अम्ल वर्षा से भलीभांति परिचित हैं? क्या आपने कभी इसके बारे में जानने की कोशिश की है क्या अम्ल वर्षा होता क्या है? सुना तो जरूर होगा, लेकिन होता क्या है। हैव यू एवर हियर्ड अबाउट डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ एसिड रेन। क्या कभी आपने अम्ल वर्षा से होने वाला जो नुकसान है उसके बारे में कभी सुना है? कभी शायद आपने अखबार में पढ़ा हो या कभी टीवी में आपने सुना हो, रेडियो में सुना हो। As the name indicates, the rain containing excess of acid is called an acid rain। जैसा कि नाम से हमें पता चल रहा है बच्चों, हमें नाम से पता चल रहा है कि ऐसी बरसात जिसमें बहुत अधिक मात्रा में क्या है, अम्ल है, इसीलिए इसको नाम दिया गया एसिड रेन यानी कि अम्ल वर्षा। Where do these acids come from? अब ये अम्ल इस बरसात के पानी में आते कैसे हैं? ये जो अम्ल है ये आते कहाँ से हैं? The rain becomes acidic because carbon dioxide, sulfur dioxide and nitrogen dioxide, which are released into the air as pollutants, dissolved in rain drops to form carbonic acid, sulfuric acid and nitric acid respectively। अब बच्चों क्या होता है कि जो बरसात का जो पानी होता है ये अम्लीय हो जाता है। किस कारण से हो जाता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड होता है, जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, ये बच्चों क्या है, एक तरीके के प्रदूषक हैं जो प्रकृति में क्या होते हैं, रिलीज होते हैं, मुक्त होते रहते हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये सल्फर डाइऑक्साइड, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये किस में मिल जाते हैं, ये पानी के बूंदों में मिल जाते हैं और क्या बना देते हैं बच्चों, ये एसिड्स बना देते हैं। जैसे कार्बोनिक एसिड बना देते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड बना देते हैं, नाइट्रिक एसिड बना देते हैं। और एसिड रेन कैन कॉज डैमेज टू बिल्डिंग। अब ये जब एसिड रेन होती है तो एसिड रेन होने से क्या होता है बच्चों, जो इमारतें होती हैं, जो ऐतिहासिक हमारे धरोहर होती हैं, ऐतिहासिक जो हमारी चीज़ें होती हैं, जैसे महल है कोई, जैसे हमारे आगरे का ताजमहल है, या ऐतिहासिक चीज़ें हैं, प्लांट है, एनिमल्स है, इनको बहुत नुकसान पहुंचता है, इनको हानि पहुंचती है बच्चों। बढ़ते हैं आगे। डेमोन्स्ट्रेट द इफेक्ट ऑफ द 3 इंडिकेटर्स ऑन ईच ऑफ दिस सॉल्यूशन। अब बच्चों ये जो सॉल्यूशन अभी हमने पढ़े हैं, सॉल्यूशन, इन सॉल्यूशन पर, प्रत्येक सॉल्यूशन पर ये जो 3 इंडिकेटर जिनकी हमने चर्चा की है, लिटमस पेपर है, टर्बनिक पेपर है और आपका चाइना रोज यानी गुड़हल के पेटल से तैयार किया गया जो इंडिकेटर है, इन पर क्या इनका इफेक्ट होता है इन सॉल्यूशंस का, वो हमें देखना है। रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशन है टेबल 5.5 और आपको क्या करना है, टेबल 5.5 में इनको ये जो भी आप ऑब्जर्वेशन प्राप्त करते हैं उनको रिकॉर्ड के तौर पर उसमें लिखना है। आप एक बार और देख लीजिए, देखिए ये है टेबल, इसमें आपको अपने रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशन के तौर पर आपको लिखना है बच्चों। तो बढ़ते हैं अगले सेक्शन की ओर। अब आते हैं, देखिए अगला सेक्शन है हमारा 5.3, जिसे बोला, जिसका नाम है न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन का हिंदी अर्थ होता है बच्चों उदासीनीकरण। ठीक है। We have learnt that acids turn blue litmus red and bases turn red litmus blue। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके बच्चों कि जो एसिड होता है वो ब्लू लिटमस पेपर को लाल कर देता है और जो बेस होता है यानी क्षार होता है, जो क्षार होता है वो रेड लिटमस पेपर को यानी लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। Let us see what happens when an acid is mixed with a base। अब बच्चों चलिए देखते हैं क्या होता है जब किसी एसिड को किसी बेस में मिलाया जाता है, तब क्या होता है बच्चों। We are going to use an indicator you have not used so far। अब भी बच्चों अब हम ऐसे एक इंडिकेटर का यूज करने जाएंगे जिसका यूज अभी तक हमने नहीं किया है। अभी तक हमने लिटमस पेपर और टर्मरिक पेपर और
आपका चैनल उस पैटर्न से तैयार किए गए इंडिकेटर्स का यूज किया है। लेकिन अब यहाँ पर हम एक दूसरे प्रकार का इंडिकेटर्स यूज करने जा रहे हैं जिसका अभी तक हमने कोई भी यूज नहीं किया है। इट इज कॉल्ड फिनोप्थेलीन। इसका नाम है बच्चों फिनोप्थेलीन। ये हमारा एक इंडिकेटर है। चलिए इस इंडिकेटर से हम एसिड और बेस का कैसे पता लगाते हैं, तो उसके लिए हमें ये एक्टिविटी पढ़ना होगा। टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर इन द क्लास। तो भाई ये कक्षा में अध्यापक के द्वारा इस चीज को क्या करना है, आपको दर्शाना होगा। अध्यापक इस चीज को या इस एक्टिविटी को करके आपको क्लास में दिखाएंगे। फिल 1/4 ऑफ द टेस्ट ट्यूब विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो बच्चों आपको क्या करना है, 1/4 आपको टेस्ट ट्यूब लेना है, प्रखंड लेना है और उसको 1/4 तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड से उसको भर लेना है आपको 1/4। नोट डाउन इट्स कलर। अब आप उसका रंग देखिए, उसका रंग कैसा है इस एसिड का। जब आप प्रखंड में लेंगे इसको, इस एसिड को, तो उसका रंग नोट डाउन करना है आपको। नोट डाउन द कलर ऑफ फिनोप्थेलीन सॉल्यूशन आल्सो। इसके साथ आपको जो इंडिकेटर आपको मिलेगा फिनोप्थेलीन, उसका भी कलर देखना है, उसका कलर कैसा है। एड 2-3 ड्रॉप्स ऑफ द इंडिकेटर टू द एसिड। अब आपको क्या करना है कि 2-3 बूंदें अब इस इंडिकेटर की इस एसिड में आपको मिला देना है। देखो चित्र में दिखाई दे रहा है, इस तरीके से आप देख लीजिए। डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज, सॉरी नाउ शेक द टेस्ट ट्यूब जेंटली। अब आपको क्या करना है, जब आप इस इंडिकेटर को मिलाते हैं टेस्ट ट्यूब में जिसमें हमने एसिड लिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसको थोड़ा हल्के से क्या करना है, आपको शेक करना है, हिलाना, उसको मिक्स करना है। डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन कलर ऑफ द एसिड। क्या एसिड के रंग में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन होते हुए आपको दिखाई देता है। एड टू द एसिडिक सॉल्यूशन अ ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बाय ड्रॉपर। अब आपको क्या करना है, ये जो एसिडिक सॉल्यूशन तैयार हुआ है, अम्लीय जो विलयन तैयार हुआ है, अब इस अम्लीय विलयन में ड्रॉपर की सहायता से क्या करना है आपको, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन की कुछ बूंदें डालनी है आपको। देखिए ऊपर जो बेस है, ये एसिड और इंडिकेटर मिक्स हो गया बच्चों। ऊपर देखिए बेस मिलाया जा रहा है उसमें, यानी कि बेस के तौर पर हमने क्या लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन लिया है, उसको ऐड किया जा रहा है ड्रॉपर की सहायता से। आते हैं आगे, बढ़ते हैं अगले सेक्शन पर। स्टर द ट्यूब जेंटली। अब आपको करना है, जब आप इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन जब मिलाते हैं, जैसा कि हमें बताया गया है, ठीक है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन मिलाना हमें, तो स्टर द ट्यूब जेंटली, यानी अब इस प्रखनली में जो भी सॉल्यूशन हमें मिल गया है, उस सॉल्यूशन को अब हमें क्या करना है, हल्के से उसको ब्लोडित करना है, हिलाना, मिलाना, मिक्स करना है। इज देयर एनी चेंज इन द कलर ऑफ द सॉल्यूशन। क्या जो विलयन तैयार हुआ है उस विलयन का रंग क्या चेंज हो जाता है, किसी प्रकार से कोई रंग बदल जाता है। कंटिन्यू एडिंग द सॉल्यूशन हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप व्हाइल स्टीयरिंग टिल द पिंक कलर जस्ट अपीयर्स। अब यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि कंटिन्यू एडिंग द सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। अब बूंद बूंद करके आपको क्या करना है, इस प्रखनली में आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन मिलाते जाना है और उसको अच्छे से ब्लोडित करते जाना है, ठीक है, टिल द पिंक कलर जस्ट अपीयर, जब तक कि आपको उस सॉल्यूशन का जो रंग है वो पिंक होता हुआ ना दिख जाए। देखिए आप चित्र में जो सॉल्यूशन उसका रंग किस तरीके से हो गया, पिंक हो गया है। जब तक आपको कलर प्राप्त नहीं हो जाता तब तो आपको क्या करना है, बेस उसमें मिक्स करते जाना है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन मिक्स करते जाना है। देखा, नाउ ऐड 1 मोर ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिर इसमें एक बूंद और आप क्या करें, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मिला दें, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की इसमें कुछ बूंद मिला दें। व्हाट डू यू ऑब्जर्व। आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, आप क्या निरीक्षण प्राप्त करते हैं। द सॉल्यूशन अगेन बिकम्स कलरलेस। क्या जो सॉल्यूशन होता है वो फिर से कलरलेस हो जाता है, रंगहीन हो जाता है। अगेन ऐड 1 ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। फिर से इसमें एक बूंद सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन की मिलाई है। इज देयर एनी चेंज इन कलर। क्या उसके रंग में कोई परिवर्तन होता है। द सॉल्यूशन अगेन बिकम्स पिंक इन कलर। जो सॉल्यूशन होता है बच्चों फिर से पिंक कलर का हो जाता है, गुलाबी कलर का हो जाता है। इट इज एविडेंट दैट व्हेन द सॉल्यूशन इज बेसिक। इसका प्रमाण, इससे हमें ये प्रमाण मिल जाता है कि जो सॉल्यूशन हम मिला रहे हैं वो कैसा है, बेसिक है। फिनोप्थेलिन गिव्स अ पिंक कलर। फिनोप्थेलिन का जब रंग पिंक हो जाता है तो इससे हमें ये प्रमाण मिलता है कि जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, बेसिक है, क्षारीय है। ऑन द अदर हैंड व्हेन द सॉल्यूशन इज एसिडिक इट रिमेन्स कलरलेस। इसके विपरीत जब सॉल्यूशन कैसा रहता है, रंगहीन रहता है, तो उसका मतलब ये होता है कि जो सॉल्यूशन वो कैसा है, एसिडिक है। तो देखा अभी आपने कि फिनोप्थेलिन जो एक और नया इंडिकेटर है, उसकी सहायता से हम पता लगा सकते हैं कि जो सॉल्यूशन है वो बेसिक कब है और एसिडिक कब है। बढ़ते आएंगे बच्चों, लिखा व्हेन एन एसिडिक सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विद a basic solution both the solution neutralize the effect of each other। तो बच्चों यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब हम
अम्लीय विलयन को किसी क्षारीय विलयन के साथ मिक्स करते हैं, मिलाते हैं, तो ये दोनों विलयन क्या कर देते हैं, अपने एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं। When an acid solution and a base solution are mixed in suitable amounts, both the acidic nature of the acid and the basic nature of the base are destroyed। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है बच्चों कि when an acid solution and base solution are mixed in suitable amount, जब उचित मात्रा में अम्लीय विलयन और क्षारीय विलयन आपस में मिलाए जाते हैं, तो ये दोनों विलयन, जैसे कि एसिडिक जो विलयन है उसकी जो प्रकृति होगी वो एसिडिक होगी, अम्लीय होगी, और जो बेसिक विलयन होगा उसकी प्रकृति कैसी होगी, क्षारीय प्रकृति होगी। तो ये दोनों एक दूसरे के नेचर को यानी प्रकृति को क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज नाइदर एसिडिक और नॉर बेसिक, और इसका परिणाम ये निकलता है कि जो सॉल्यूशन होता है वो ना तो एसिडिक होता है, ना ही अम्लीय होता है, ना ही क्षारीय होता है। टच द टेस्ट ट्यूब इमीडिएटली आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन, उदासीनीकरण की जब अभिक्रिया होती है उसी के जस्ट बाद आपको क्या करना है, परख नली को छू करके देखना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या निरीक्षण प्राप्त करते हैं, आप क्या परीक्षण प्राप्त करते हैं। इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हीट इज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड और इवॉल्व्ड, तो बच्चों जब भी न्यूट्रलाइजेशन की अभिक्रिया होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है, तो उसमें उस अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्मा उत्पादित होती है, ऊष्मा का निर्माण होता है या ऊष्मा निकलती है। द इवॉल्व्ड हीट रेजेस द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर, अब क्या होता है जब ये हीट निकलती है, उत्पादित होती है, उत्पन्न होती है जब हीट, तो उसके कारण जो अभिक्रिया जो मिश्रण होता है उसका ताप बढ़ जाता है, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, इसीलिए हमें जो प्रणाली जो है वो छूने पर गर्म लगती है। द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, बट जो जब उदासीनीकरण की अभिक्रिया होती है तो उसमें एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। इट इज कॉल्ड साल्ट, और इसको बोला जाता है स्टूडेंट, साल्ट बोला जाता है। साल्ट में भी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर, जो साल्ट होता है वो एसिडिक भी हो सकता है, अम्लीय भी हो सकता है, और क्षारीय भी हो सकता है, और उदासीन भी हो सकता है। इसकी प्रकृति अम्लीय भी हो सकती है, क्षारीय भी हो सकती है, और उदासीन भी हो सकती है, साल्ट की जो प्रकृति होती है। थस न्यूट्रलाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज फॉलोज, जो न्यूट्रलाइजेशन होता है, अभिक्रिया होती है न्यूट्रलाइजेशन की, उसे हम निम्न प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, या न्यूट्रलाइजेशन कह सकते हैं हम इसको, कि जब किसी एसिड और बेस के बीच में जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो इस प्रकार की अभिक्रिया को किस नाम से जाना जाता है, न्यूट्रलाइजेशन के नाम से जाना जाता है, उदासीनीकरण के नाम से जाना जाता है। Salt and water are produced in this process with the evolution of heat, तो बच्चों इस अभिक्रिया में क्या होता है, लवण का निर्माण होता है, पानी का निर्माण होता है, और लवण और पानी के निर्माण के साथ साथ इस प्रक्रिया में बच्चों ऊष्मा भी उत्पादित होती है, ऊष्मा भी निकलती है। अब यहाँ पर एक रिएक्शन दी गई, एसिड प्लस बेस एरो साल्ट प्लस वाटर, ब्रैकेट में दिया गया हीट इज इवॉल्व्ड, यानी जब एसिड और बेस आपस में मिक्स होते हैं तो साल्ट और वाटर का निर्माण होता है, साथ ही साथ इसमें ऊष्मा भी निकलती है। लेकिन द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल, अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर एक रिएक्शन दी गई है, एक अभिक्रिया दी गई है यहाँ पर उदाहरण के तौर पर बच्चों। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH एरो सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस वाटर H2O। अब यहाँ पर देखिए कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो HCl है, ये एक अम्ल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH ये एक क्षार है। तो एसिड और बेस आपस में जब रिएक्शन करते हैं तो बच्चों क्या बन जाता है, सोडियम क्लोराइड बन जाता है, NaCl बन जाता है, और वाटर बन जाता है। बूजो एडेड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू लाइम वाटर, अब जो बूजो है वो सल्फ्यूरिक एसिड में यानी तनु सल्फ्यूरिक एसिड में क्या कर देता है, चूने के पानी में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को मिला देता है। विल द रिएक्शन मिक्सचर बिकम हॉट एंड कूल, क्या जो रिएक्शन मिक्सचर है, अब जो रासायनिक अभिक्रिया जो मिश्रण है, अभिक्रिया जो मिक्सचर है यानी मिश्रण है, अब ये गर्म होगा या ठंडा होगा ये आपको बताना है। बढ़ते हैं अगले सेक्शन पर। सेक्शन हमारा 5.4 न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। तो सबसे पहला टॉपिक है इंडाइजेशन। अवर स्टोमक कंटेन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अब बच्चों हमारा जो स्टोमक होता है उसमें बच्चों क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है हमारे स्टोमक में, स्टोमक से हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सीक्रेशन होता है बच्चों। इट हेल्प्स अस टू डाइजेस्ट फूड, और ये हमारे भोजन को पचाने में हेल्प करता है। एज यू हैव लर्नड इन चैप्टर 2, जैसा कि आप चैप्टर 2 में यानी अध्याय 2 में आप पढ़ चुके हैं।
बट टू मच ऑफ एसिड इन द स्टोमक कॉजेज इंडाइजेशन, लेकिन जब अत्यधिक मात्रा में हमारे स्टोमक में एसिड का सिक्रेशन होता है तो उस कारण से बच्चों इंडाइजेशन हो जाता है, अपाचन हो जाता है। समटाइम्स इंडाइजेशन इज पेनफुल, कभी कभी जो इंडाइजेशन होता है, अपाचन होता है, वो बहुत ज्यादा दर्दकारी होता है, दर्द होता है, पेन होता है। टू रियलाइज इंडाइजेशन वी टेक एन एंटासिड सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो बच्चों इंडाइजेशन से बचने के लिए, उससे आराम पाने के लिए कुछ प्रति अम्ल का उपयोग किया जाता है, और प्रति अम्ल के तौर पर हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग करते हैं, विच कंटेन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसमें क्या होता है बच्चों, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। इट न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड, ये क्या करता है, ये अत्यधिक मात्रा में जो हमारे स्टोमक में अम्ल बनता है उसको क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, उसके प्रभाव को न्यूट्रल कर देता है, उदासीन कर देता है। आगे बढ़ते हैं अंट बाइट पर। व्हेन एन अंट बाइट्स इट इंजेक्ट्स द एसिडिक लिक्विड फॉर्मिक एसिड इनटू द स्किन, जब क्या होता है, जब चींटी हमें काटती है तो वो अपने डंक से जो फॉर्मिक एसिड होता है, जो एसिडिक लिक्विड होता है, वो हमारे बॉडी के अंदर क्या कर देती है, प्रवेश करवा देती है, या प्रवेश कर देती है, स्किन के अंदर प्रवेश कर देती है ये फॉर्मिक एसिड, जिसके कारण से हमें क्या होने लगती है, जलन होने लगती है। The effect of the acid can be neutralized by rubbing moist baking soda, sodium hydrogen carbonate or calamine solution which contains zinc carbonate। अब लिखा है यहाँ पर द इफेक्ट ऑफ द एसिड। अब आपको ये जो, जब अगर आपको चींटी काट लेती है और आपको जलन अगर मच रही है, तो आपको क्या करना है, इसके प्रभाव को, इस एसिड के प्रभाव को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको क्या करना है कि जो बेकिंग सोडा होता है उसको गीला कर लें, और गीला करने के बाद उसको उस कटे हुए स्थान पर क्या करना है, आपको रगड़ना है। चाहे तो इसकी जगह आप कैलेमाइन सॉल्यूशन का भी यूज कर सकते हैं, जिसमें क्या पाया जाता है बच्चों, जिंक कार्बोनेट पाया जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम यहाँ पर सॉइल ट्रीटमेंट। एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स मेक्स द सॉइल एसिडिक। अब क्या होता है, जब हम बहुत अधिक मात्रा में हमारे जो खेत होते हैं या खेत की मिट्टी में जब हम बहुत अधिक मात्रा में केमिकल फर्टिलाइजर्स यानी रासायनिक उर्वरकों का छिड़काव करते हैं, तो उससे क्या हो जाती है, हमारी जो सॉइल होती है, मिट्टी होती है, वो एसिडिक हो जाती है, अम्लीय हो जाती है। प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल व्हेन द सॉइल इज आइदर टू एसिडिक और टू बेसिक। अब क्या होता है, अगर मिट्टी हमारी कैसी हो, बहुत ज्यादा अम्लीय हो या बहुत ज्यादा क्षारीय हो, तो वो अच्छे से वृद्धि नहीं कर सकेंगे। तो व्हेन द सॉइल इज टू एसिडिक, अगर जो मिट्टी होती है बहुत ज्यादा अम्लीय होती है, इट इज ट्रीटेड विथ बेस लाइक क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड और स्लैग्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर हमारी जो मिट्टी है, खेत की मिट्टी है, अगर बहुत ज्यादा अम्लीय है, तो इसका उपचार हम बेस की सहायता से कर सकते हैं। बेस के तौर पर हम अपनी इस मिट्टी में या तो चूना मिला सकते हैं, क्विक लाइम मिला सकते हैं, या बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला सकते हैं। इफ द सॉइल इज बेसिक, अगर हमारी जो खेत की मिट्टी है, अगर वो मिट्टी कैसी क्षारीय है, ऑर्गेनिक मैटर यानी कंपोस्ट इज एडेड टू इट, तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें बच्चों कुछ जैविक पदार्थ मिला सकते हैं। तो ऑर्गेनिक मैटर रिलीजेस एसिड्स विच न्यूट्रलाइज द बेसिक नेचर ऑफ द सॉइल। अब क्या होगा, जो ऑर्गेनिक मैटर यानी जो जैव पदार्थ हम मिट्टी में मिला देंगे, तो वो क्या करेंगे, वो अम्ल को रिलीज करेंगे, अम्ल को मुक्त करेंगे। तो उसके कारण क्या होगा, जो सॉइल का जो बेसिक नेचर होगा वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और इस कारण से हमारी जो मिट्टी है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगी, या ना तो उसमें बेसिक नेचर रहेगा मिट्टी का, और ना ही एसिडिक नेचर रहेगा मिट्टी का। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, लास्ट टॉपिक है फैक्ट्री वेट्स। द वेट्स ऑफ मैनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड। अब एक्चुअली जितनी भी जो फैक्ट्रियां होती हैं, उनसे कहीं ना किसी प्रकार वेस्ट निकलता है, मटेरियल निकलता है। अब वो वेस्ट मटेरियल में क्या होता है बच्चों, उसमें बहुत हानिकारक एसिड्स भी होती हैं, अम्ल भी होते हैं। इफ दे आर अलाउड टू फ्लो इनटू द वाटर बॉडीज, अगर उनको हम क्या करते हैं बच्चों, बगैर ट्रीटमेंट किए हुए, बगैर उपचारित किए हुए उन कचरे को अगर हम सीधा अगर किसी वाटर बॉडीज में यानी तालाब, झील, सागर, नदी में अगर हम छोड़ देते हैं, मुक्त कर देते हैं, बहा देते हैं, तो द एसिड्स विल किल फिश एंड अदर ऑर्गेनिज्म। तो वो एसिड क्या होगी, उस पानी में पाई जाने वाली जो मछलियां होंगी और जो दूसरे ऑर्गेनिज्म होंगे उनको नष्ट कर देगी, उनको मार देगी। द फैक्ट्री वेट्स आर देयरफॉर न्यूट्रलाइज्ड बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंसेस। अब ये जो फैक्ट्री से जो कचरा निकलता है, इसको वाटर बॉडीज यानी कि जल स्रोतों में मुक्त करने से पहले इसमें कुछ क्षारीय पदार्थों को मिला दिया जाता है, जिससे उसका जो प्रकृति होता है वो कैसा हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। यानी जो एसिडिक जो प्रकृति होती है, जो अम्लीय प्रकृति होती है, वो न्यूट्रलाइज हो जाती है, और इस कारण से वो किसी प्रकार से कोई हानिकारक नहीं रहता है वो कचरा, और फिर उसको किसी भी वाटर बॉडीज में मुक्त कर दिया जाता है, बहा दिया जाता है। तो बच्चों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप अपने कमेंट्स जरूर कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बता सकते हैं। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें बच्चों। नेक्स्ट वीडियो का आप लोग इंतजार कीजिए, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।